तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। क्षमा करना दोस्तों, मेरा जवाब जरा लंबा हो गया, लेकिन और एक सवाल पर हम चलते हैं आगे। कौन सवाल है अब? अगला प्रश्न सभागृह में राजस्थान राज्य से पधारे कार्यकर्ता श्री रचित कछवा। सादर वंदे विश्व नायक जी। मैं वीर भूमि राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर और ब्रह्मानगरी अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांक बूथ से आया हूं। मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बचत की बात कही गई है, लेकिन हम बूथों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये भाजपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में इतनी सारी बचत हुई है, हमारी सरकारों के कारण ही उनको इतनी सारी बचत मिल पा रही है। ये हम बूथों पर जाकर के कैसे समझाएं माननीय प्रधानमंत्री जी? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे सभी जो वीसी पर भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनको भी ये जवाब बहुत काम आएगा, आप लोगों को भी बहुत काम आएगा, और इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना,
आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान क्या, आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, एलईडी बल्ब का। जब कांग्रेस के समय के ये जो लट्टू होते हैं ना, ये एलईडी बल्ब 300-400 रुपये में बिकता था। 300-400 रुपया। आज बीजेपी सरकार में एलईडी बल्ब की कीमत हो गई 50-60 रुपया। कहां 300-400 और कहां 50-60। और बीते वर्षों में जो करीब 40 करोड़ सस्ते एलईडी बल्ब दिए गए, उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। ये 20,000 करोड़ रुपया लोगों के जेब में कहीं ना कहीं बचा है। किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500। आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा। आप दवाई की दुकानें, जन औषधि दुकानें देखा होगा आपने। आप पोलिंग बूथ में जाइए ना, लोगों को जरूर है जन औषधि दुकान वाला जरूर बताना। आज जन औषधि के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है। इस स्टोर की वजह से गरीब का करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। अगर एक परिवार में 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग है और डायबिटीज है, अगर उनको महीने में 2,000 की दवा लगती है तो जन औषधि केंद्र में 100-150 रुपये में दवाई मिल जाती है और उनका महीना भर निकल जाता है। ये लोगों का पैसा बचाने का भाजपा का ये तरीका है। दोस्तों, आपके बूथ में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना की वजह से करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग
पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं, वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने में मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने में मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। और इसलिए चीजों की जानकारियों के साथ आप जितना बताएंगे, उतनी आपकी सच्चाई पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। भाइयों, आइए एक और सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सभा कक्ष में उपस्थित श्री संजय सोडी जी द्वारा, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए बताइए। आपका माइक नहीं चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, बताइए जी। जय श्री राम। हाँ, बोलिए बोलिए। ये नारे तो चलते रहेंगे, आप बोलिए। आप शांत रहिए, उनकी आवाज आ रही है, जरा शांत रहिए आप। हाँ, हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए क्या हो रहा है। हाँ, आप जब थपथपाते हैं तो सुनाई देता है, बोलना। भाई सारंगी, जरा इसको क्या प्रॉब्लम है, इनको जरा देखो। माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, हेलो। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सब कुछ गड़बड़ किए बिना बोलना शुरू करो।
हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माइक प्रॉब्लम, माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आपको मेरी ओर से हाथ जोड़ के जय जोहार, सेवा जोहार करता हूं। मैं संजय सोडी, शक्ति केंद्र क्रमांक 1 सुकमा का प्रभारी हूं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहाँ के अन्य समाज के जो किसान हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूँ। उनके पास उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। तो मेरा सवाल है आज पूरे भारत देश के किसानों की तरफ से, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के हित में एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है, और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं। और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे, और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं, और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये। ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये। चीन में इसकी कीमत है 2,100 रुपये। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये।
पाकिस्तान में है 800 रुपये, लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है। देखिए, मैं आपको श्री अन्न यानी मिलेट्स के भी बात दोहराऊंगा। अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई। वहां के लोगों को गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया। भारत के करीब 2.5 करोड़ से ऐसे किसान हैं जो मिलेट्स की मोटे अनाज की खेती करते हैं। वे कम पानी में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो सुपर फूड होता है। दूसरा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलेट्स की ये खूबियां मैंने उन्हें बताई। श्री अन्न अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान को ताकत देने का ही है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं टीवी पे लाखों कार्यकर्ता वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत 9 वर्षों में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब हमारा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाभ किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। पिछले 9 वर्ष भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे। अब आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का है। साथियों, बीजेपी के सुशासन का एक ही मंत्र है। ये मंत्र देश की कमाई का विस्तार कर उस समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाने का है। भाजपा एक तरफ देश के संसाधन बढ़ाने की नीति पर चलती है, देश की तरफ हर लाभार्थी तक पहुंचने का ईमानदार प्रयास करती है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में देश में लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। जो पहले वंचित था उसे अब वरीयता मिल रही है। यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसकी कामना पूज्य बापू से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी तक हर महापुरुष ने की थी। हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है। सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को
बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है। लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। साथियों, मैं आज देश के प्रबुद्ध मतदाता का भी फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसले इसलिए ले रहा है क्योंकि दशकों बाद देश के लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती, यही हमारे लिए आवश्यक है। हमें इसीलिए आगे बढ़ना है। इसी संदेश के साथ हमें बूथ बूथ पर अपने संवाद को आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी तादाद में, इतने शानदार कार्यक्रम में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जो बातचीत करने का, सवाल जवाब करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये मेरी विदेश यात्रा की थकान भी आपको मिलकर के उतर गई। ये आपका प्यार, ये आपकी ऊर्जा, ये और नए काम करने की ताकत देती है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए।